Hello everyone, welcome to Sankar Misra Educational Channel, and today I'll do the chapter 12 of electricity. That is name is electricity of class 10th. क्लास 10th का जो चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो कुछ आप देख रहे हो कि हम आप क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे पहले पढ़ने की ज़रूरत है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट आप इससे फैमिलियर होगे, आप क्लास 7th 8th से ही पढ़ रहे होगे इसके बारे में। क्लास 7th 8th से ही पढ़ रहे होगे इसके बारे में। आई होप यू ऑल आर फैमिलियर विद द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, बट आपने उतना आपने उतने डिटेल में नहीं पढ़ा है जितना डिटेल में आप अभी पढ़ रहे हो और जितना डिटेल आप क्लास 12th में पढ़ोगे। ओके, सो अभी तो बस थोड़ा सा पढ़ रहे हैं इसका, एक इलेक्ट्रिक करंट का पढ़ेंगे। एक चैप्टर बहुत ही छोटा है आपका, बट क्लास 12 में जाके बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है ये चैप्टर। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ये फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी या फिर कह सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एक कंडक्टर में, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ओके, सो तो हमारा यही है कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब रेट मीन समथिंग विच इज़ डील विथ टाइम। ओके, सो आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, कितना आपका इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो हो रहा है पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम में, सॉरी पर यूनिट टाइम में। ओके, सो आपका ये आप ये मैथमेटिकली देखो यहाँ पर कि चार्ज करंट होता है, यानी कि आई इज इक्वल टू, करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, चार्ज को क्यू से, एंड टाइम को टी से। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये होता है कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा पर यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा है, एक वायर है, इसमें से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है पर यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा है, एक्सपेरिमेंटली इसको मेजर करते हैं हम एमीटर में। कभी कभी आपके एग्जाम में आता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड डैश, मेजर्ड इन डैश, तो आप लिखोगे एमीटर, आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। ओके, तो एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है भैया एम्पियर, जिसको हम डिनोट करते हैं आपके सिंबल ए से। समझ में आ रहा है, एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो आपका होता है यूनिट होता है उसका, वो आपका एम्पियर होता है, दैट इज, इसको डिनोट करते हैं हम आई से। इसका सिंबल हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पर जैसे कि प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, जैसे, ठीक है। ओके, सो आपका चार्ज क्या होता है, अब हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अब चार्ज क्या होता है, चार्ज मीन्स क्यू। ओके, सो क्यू क्या होता है, यानी कि चार्ज क्या होता है कि फंडामेंटल पार्टिकल होता है किसी भी एटम का, किसी भी एटम में ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड चार्ज। इट में भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, चार्ज में भी न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। तो चार्ज पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। ओके, जब भी आपका लाइक चार्जेस आए, मीन्स प्लस प्लस आए, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जब भी अनलाइक चार्जेस आए, मीन्स प्लस और माइनस आए, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट चार्ज मीन्स क्यू। सो यहाँ पर ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलाम्ब, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से, सिंबल सी से इसको डिनोट करते हैं। समझ गए, एक कूलाम्ब चार्ज जो होता है, एक कूलाम्ब चार्ज अब कितना होता है, चार्ज प्रेजेंट ऑन अप्रॉक्स 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है आपका एक कूलाम्ब चार्ज। जो जो चार्ज प्रेजेंट होगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स में, समझ रहे हो, इतने इलेक्ट्रॉन्स में जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो एक कूलम चार्ज के बराबर होता है। ओके, सो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, तो नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻19 कूलम, यानी कि जितना भी चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज ऑफ ये भी इस इतने कूलम का, ठीक है, तो वो होगा चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। तो चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज ऑफ, तो चार्ज कितना होता है, देखो जो हमारा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में, तो वो क्या होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, नेगेटिव चार्ज ऑफ। ओके, सो नेगेटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके, सो क्यू, अभी एक फॉर्मूला आता है चार्ज का, दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू एनी, वेयर क्यू इज आर कूलम, सॉरी, वेयर क्यू इज योर चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ई इज द चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव साइन ऑफ 1.6 × 10⁻19
कूलम्ब होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है आपका जिसको आपको क्या करने हैं, हमेशा याद रखने हैं। ओके, इस पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं। तो चलिए अब करते हैं कि एमीटर जो होता है, अब देखो यहाँ पर एमीटर का जो होता है लो रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, अभी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, आगे पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। इतना समझ लो, जो एमीटर का होता है रेजिस्टेंस लो होता है और ये ऑलवेज कनेक्टेड होता है सीरीज़ में। अब ये भी पढ़ेंगे सीरीज़ और पैरेलल में किस तरीके से हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, क्या क्या फ़ायदा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का एज़ कम्पेयर टू सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो ये सभी पढ़ेंगे आगे। तो इतना समझ लो कि एमीटर जो होता है ये लो रेजिस्टेंस का होता है और ये जो कनेक्टेड किया जाता है सीरीज़ में। ठीक है, अब जो डायरेक्शन होता है करंट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो डायरेक्शन होता है आपका करंट का, वो अपोजिट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वेयर नॉट नॉन एट द टाइम व्हेन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट एंड करंट वाज कंसिडर्ड टू बी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, अब जब आपका इलेक्ट्रिसिटी जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुआ था, जब इलेक्ट्रिसिटी का खोज हुआ था, तब आपका इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। ठीक है, सिर्फ प्रोटॉन ही एग्जिस्टेंस में थे। तो साइंटिस्ट ने ये मान लिया कि जो आपका डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट का, मान लो जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज का ऐसे पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है मूव नहीं करता। ये तो जो रॉन्ग एजम्पशन था साइंटिस्ट का। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट लोगों का रॉन्ग एजम्पशन था। ठीक है, भैया घूमता तो इलेक्ट्रॉन ही है ना, घूमता तो इलेक्ट्रॉन ही है। तो यहाँ पर उनको तब क्योंकि एक्सिस्टेंस में नहीं थे, तो वो बोलते थे कि जो पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होगा वही होगा डायरेक्शन आपका किसका, करंट का। ठीक है, सो दिस इज अबाउट, तो यही हमारा है। तो आप देखो, जैसे इसीलिए डायरेक्शन जो होता है करंट का, वो अपोजिट होता है किसके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं किसी वायर में, मान लो ये एक वायर है ए से बी, अब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, तो जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट का, तो ये इधर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा वो इस साइड होगा। ठीक है, आपके लेफ्ट साइड होगा और आपका राइट साइड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ओके, सो दिस इज अबाउट डायरेक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख लेना है अच्छे से। अब आता है एक न्यूमेरिकल। ओके, सो आपने दो पढ़ा है अभी तक, कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं देख लो। एक तो आपने पढ़ा है आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा। आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी मीन्स कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। समझ रहे हो ना, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। एंड आपने दूसरा पढ़ा क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। ठीक है, चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज आउट चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये आपने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, इसी के ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल ये है कि एक करंट फ्लो हो रहा है, किसी भी एक करंट ड्रॉन हो रहा है। ठीक है, 1 एम्पियर का करंट ड्रॉन हो रहा है किसी भी फिलामेंट में, फिलामेंट समझते होगे बल्ब, फिलामेंट। ठीक है, जो जलते हैं चीज़ें, ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट में क्या हो रहा है, 1 एम्पियर का करंट ड्रॉन हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि पास हो रहा है क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इज 16 सेकेंड, वुड बी 16 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 16 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा थ्रू दिस वायर जिसका करंट ड्रॉन हो रहा है, करंट उसमें से 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर। तो सबसे पहले देखो आपके पास क्या पता है, आपको करंट पता है दैट इज आई, आपको पता है दैट इज 1 एम्पियर, आपको टी पता है दैट इज 16 सेकेंड। ये सभी चीज़ें क्या है अपने स्टैंडर्ड यूनिट उसमें है। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट में देखो जैसे ये करंट होता है, करंट ऑलवेज इन एम्पियर होता है, वो है, टाइम सेकेंड में होता है तो है। ओके, सो आपके पास आई भी है टी भी है, एंड आपको निकालने क्या है, एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपको पता है ये जो एन है, आपके जो फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल्स टू एन ही में आता है। तो भैया आपको उसके लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, क्यू। समझ रहे हो, एन के लिए सबसे पहले आपको ई तो पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। बट आपको उसके लिए क्यू पता होना चाहिए। तो आप क्यू किस तरीके से निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ आई एंड टी। आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है दैट इज आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, यानी कि कितना चार्ज फ्लो होगा पर यूनिट टाइम में। तो आपको आई पता है दैट इज 1 एम्पियर। ओके, आपको क्यू निकालना है एंड आपको टी पता है दैट इज 16 सेकेंड। समझ रहे हो, तो यहाँ पे आपका क्यू क्या हो जाएगा,
16 कूलाम, ठीक है, क्योंकि क्यू जो होता है, जो चार्ज होता है आपका कूलाम में होता है, तो 16 कूलाम हो गया, ठीक है। आपका चार्ज पता चल गया कि कितना है, 16 कूलाम है। आपको फॉर्मूला लगाना है, दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। तो ये हो जाएगा आपका 16 इज इक्वल्स टू एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, समझ रहे हो। और ये भी कूलाम में है, तो कूलाम से कूलाम कैंसिल, समझ मेरे आ रहा है ना आप लोगों को। अब यहाँ पे n हो जाएगा, आपका n हो जाएगा 16 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये भैया 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा, तो ये जो माइनस का साइन है, जो पावर जो है इसका माइनस में, वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। आपको इतना मैथ आना चाहिए, ओके। और यहाँ पे 16 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻, पॉजिटिव में 19 हो जाएगा, ओके। अब 1.6 नीचे है, वो 16 ऊपर है भैया, 16 है ये ऊपर और नीचे है 1.6, तो आपको उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी 16 होगा और ये कैंसिल हो जाएगा। और ये जो नीचे है ये तो चला गया मैनेज होने में, आपके क्या होगा पॉइंट को डिस्प्लेस करने में, बट आपका जो ऊपर है ये 10 बच गया और ये 19 बच गया, दैट इज 10⁻20। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10⁻20, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन ए है दैट इज राइट। इसका जो सॉल्यूशन है आपको आगे मिल जाएगा, आप उसको देख लेना अच्छे से। ये रहा आपका सॉल्यूशन, दैट इज ऑप्शन ए इज आई और करेक्ट ऑप्शन, ओके। समझ में आया है आपको क्वेश्चन? यदि आपको नहीं समझ में आया, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दो, ठीक है। आप कमेंट करना कि आपको समझ में नहीं आया, यदि आ गया तो आप यस करके कमेंट कर देना, ओके, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को समझ में तो आ रहा है। न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं, यदि आप अच्छे से करोगे, यदि आप फॉर्मूले आपको आते होंगे तो यू विल डेफिनेटली डू द ऑल द न्यूमेरिकल ऑफ जो कि आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, ओके। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं वी से। अब पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं वी से। आप पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो वर्क डन होता है, मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ए दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो ये है ए और बी पॉइंट, ठीक है, ये है, ठीक है। आप क्या करते हैं, जितना भी वर्क डन, मान लो एक यहाँ पे यूनिट चार्ज रखा हुआ है, यूनिट चार्ज मीन समथिंग जिसका 1 कूलम का होगा, तो यूनिट चार्ज का यहाँ पे रखा हुआ है, इसको आप लाते हो एक यहाँ पे पॉइंट है दैट इज सी पर लाते हो, पॉइंट सी पर। तो इतने में जितना भी वर्क लगा है, इतने में जितना भी वर्क डन हुआ है, कुछ तो वर्क लगा होगा इस चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कराने में, कुछ तो वर्क हुआ होगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे कोई भी चीज़ है, मान लो ये बॉक्स है, ये बॉक्स एक जगह से यहाँ पे पॉइंट ए पे है, यहाँ पे ये पॉइंट बी पे डिस्प्लेस हुआ के जाया है, तो कुछ तो वर्क डन होगा। तो इसी तरीके से ये पॉइंट चार्ज को मूव कराने में कुछ तो वर्क हुआ होगा, समझ रहे हो। तो उसी वर्क डन, वही जो वर्क डन हुआ है यूनिट चार्ज को मूव करने में एक पॉइंट से अनदर पॉइंट में, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, कि कितना उसका पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है। तो यानी कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, आप इसके डेफिनेशन से याद करना है, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग लेवल, ओके। सो V इज इक्वल्स टू होता है W/Q, मीन समथिंग कि द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक आपका फॉर्मूला लिस्ट में V इज इक्वल्स टू W/Q भी आ गया, वेयर V इज योर पोटेंशियल डिफरेंस, W इज वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एंड Q इज योर चार्ज, ओके। सो अब यहाँ पे हम 1 वोल्ट को यदि हम डिस्क्राइब करें तो क्या होगा, 1 वोल्ट को यदि हम डिस्क्राइब करें, V मीन्स वोल्ट, समझ रहे हो। जो SI यूनिट होती है ना पोटेंशियल डिफरेंस की, दैट इज वोल्ट। और वोल्ट का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि जो वर्क डन होता है, वर्क मतलब आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में वर्क पावर एनर्जी में, किसकी जो यूनिट होती है वो जूल होती है, और जो Q मीन्स अभी मैंने पढ़ा है कुलाम्ब। तो इसकी जो यूनिट क्या हो गया, 1 वोल्ट का, 1 वोल्ट इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, जूल पर कूलाम के, ठीक है, जूल पर कूलाम के। यहाँ पे आप कह सकते हो जूल कूलाम इनवर्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू 1 जूल पर कूलाम, ओके। सो आपका इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो आपका क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है, वो होता है आपका वोल्ट, समझ गए। अब 1 वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, आप देखो यहाँ पर 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट, कब हम कहेंगे कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हुआ है, तो जब व्हेन 1 जूल वर्क होगा इज डन टू कैरिंग 1 कूलाम चार्ज, एक कूलाम चार्ज को कैरी करने में, देन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसको कहा जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है 1 वोल्ट के बराबर हुआ है,
ठीक है। कभी कभी इसके डेफिनेशन आता है एग्जाम में, इसीलिए मैंने यहाँ पर कोट किया है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो कि क्या है 1 वोल्ट। ओके, कभी कभी आ जाएगा व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, डिफाइन, राइट इट्स एसआई यूनिट, write its SI unit and define 1 वोल्ट। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, उसमें होगा, उसमें डेफिनेटली क्वेश्चन होंगे। ओके, सो आपका 1 वोल्ट हो गया समझ में, यही पे ये चीज़ है, यही पे ये भी चीज़ है। वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है भैया, वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है, आप कह सकते हो उसे डिवाइस, जो कि मेजर करता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जब आप जाओगे क्लास 12th में तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस, 11th 12th में तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा, एमीटर देखने को मिलेगा आपके लेबोरेटरी में, यदि आप साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करते हो तब। ओके, सो हमारा इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, एमीटर का लो रेजिस्टेंस होता है, और ये ऑलवेज कनेक्ट होता है पैरेलल में। सिंबल इसका होता है ये प्लस माइनस और यहाँ पे वी। ओके, सो सेल इज़ द सिंपलेस्ट डिवाइस। अब देखो सेल जो होता है, आपकी जो बैटरी होती है, सेल जो होती है, वो सिंपलेस्ट डिवाइस होती है ताकि जो मेंटेन करती है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस को। ओके, सो करंट जो होता है ना, करंट, तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आपका जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो ऑलवेज जो है हाई पोटेंशियल से आपका लो पोटेंशियल में वो क्या करता है, ट्रैवल करता है या फिर फ्लो करता है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो आपको ये दिख रहा है, ये फिगर दिख रहा है आपको, दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या आपको पता है, दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, समझ में आ रहा है। देखो अब इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का। अब एक कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ मीन्स कि एक तो मतलब कंटिन्यूस ही होगा, ठीक है, कंटिन्यूटी बना रहेगा। देखो जैसे ये देखो, जैसे मैं इस फिगर से बताता हूँ आपको, इस इलेक्ट्रिक सर्किट से बताता हूँ कि ये बैटरी है, ठीक है, इस बैटरी के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं नेगेटिव से, ठीक है, तो यहाँ से ये इसमें आया बल्ब जलने लगा और फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा क्या है, बंद है, तो ये क्लोज सर्किट है, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूस है और क्लोज पाथ है। इसका जो पाथ है क्लोज है, कहीं से ब्रेक डाउन तो नहीं है, ब्रेक डाउन होगा तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो क्या क्या जो आपको क्या क्या रखता है, अपने उसको मतलब उसमें बैटरी होता है या फिर सेल कह सकते हो आप, उसमें जो इलेक्ट्रिक डिवाइस कनेक्ट होते हैं, की होता है उसमें, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपके ये देखो, जैसे यहाँ पे क्या क्या जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल होता है, बैटरी होता है, की होता है, वायर होता है, रेजिस्टेंस होता है, बल्ब भी हो सकता है, रिहोस्टेट लगा सकते हो आप, एमीटर, तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट का कंपोनेंट है। अब ये किस किस तरीके से डिनोट किया जाता है ये आप देख लेना। इसमें जो मैं 3-4 इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो जो एग्जाम में आते हैं। वो सबसे पहला है कि आपका आता है ये रिहोस्टेट, ओके, और जो दूसरा है आपका ये है वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइन। ये दो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप कर ही लेना, बाकी अदर भी आप कर लेना, एक बार अच्छे से समझ लोगे। ये कोई कोई हार्डवर्क नहीं है कि आप इसको लर्न करो, आप इसको देख लोगे ना, आप इसको समझ लोगे ना, तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग लेवल, सो आप समझ जाओगे। ओके, सो फिजिक्स उतना टफ नहीं होता जितना आप बनाते हो फिजिक्स को टफ। ओके, सो हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या होता है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओम्स लॉ, सो ओम्स लॉ जो होता है ये स्टेट करता है, यानी ये बताता है हमें कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बता दिया आपको, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, मान लो ए और बी के बीच में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके इलेक्ट्रिक करंट जितना फ्लो होगा उससे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पर ये एक चीज़ है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जो है आपका जो कंडीशन है ये मेंटेन होना चाहिए, तभी ये जो ओम्स लॉ है वो फॉलो होगा, तभी ये ओम्स लॉ कहलाएगा। ओके, सो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन दो पॉइंट्स के बीच में, मान लो ये पॉइंट ए बी है, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस V is directly proportional to your electric current if temperature will be the constant। कंडीशन ये है, दिस मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो वेरी करेगा इलेक्ट्रिक करंट से। मतलब यदि आप इलेक्ट्रिक करंट को
बढ़ाओगे तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। और यदि आप इलेक्ट्रिक करंट को घटाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घट जाएगा। समझ में आ रहा है? अब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के यानी करंट के, तो यहाँ पर वी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बदले का कांस्टेंट आता है, दैट इज आर, इसे ही हम कहते हैं रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? और यहाँ से एक फॉर्मूला आता है आर इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है v इज इक्वल्स टू आर आई, और उसको आप कह सकते हो r इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ठीक है, यहाँ पर ये इसको आप ठीक कर लेना, यहाँ पर ये हो जाएगा r इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ठीक है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आता है डिफाइन ओम्स लॉ एंड राइट इट्स ग्राफ, एंड इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क का भी। आपके ओम्स लॉ आएंगे तो 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में ही आएंगे। ओके, सो और कभी कभी ये आता है कि यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक करंट। तो आप कह सकते हो कि यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहे हो तो आपके साथ उसके साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो वेयर आर इज अ कांस्टेंट एंड द गिवन कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर पे हो रहा है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, जिसे आप कह सकते हो एक कंडीशन है, एक यू नो, एंड इट इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस। इसे आर को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे 1 ओम्स कितने के बराबर होता है, हमने पढ़ा आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। अब यहाँ पर देखो 1 ओम कितने के बराबर होता है, तो 1 ओम जो होता है ना वो कितने के बराबर होता है वो देखेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस का जो होता है आपका रेजिस्टेंस, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम। ओके, 1 ओम क्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ 1 एम्पियर ऑफ, देखो 1 ओम यानी कि Q ऑफ अ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 1 वोल्ट। यदि आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के बराबर और आपका जो करंट है 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा, तो आप कह सकते हो कि आपका 1 ओम, यहाँ पर जो ये ओम का जो सिम्बोल बना हुआ है वो गलत है, वो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से बन गया होगा, देखो यहाँ पर बन नहीं रहा था ना मैं उसमें जब, तो देखो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है, ये 1 ओम होगा, ये ओम है। ओके, सो 1 ओम जो होगा रेजिस्टेंस आर का, वो इक्वल होगा जब आपका फ्लो होगा 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर से बिटवीन 2 पॉइंट के बीच में, यानी कि मान लो ए और बी के बीच में यदि 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है तो जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। तभी आप कह सकते हो क्या कि आपका जो 1 ओम जो है रेजिस्टेंस हुआ है, ठीक है, इक्वल हुआ है, तो मीन्स 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। समझ में आ गया? इसी का जो ग्राफ है यहाँ पर देख लो कि जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है वी आई ग्राफ है, एंड जो वी आई ग्राफ है वो शो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आपके वाई एक्सिस में है, एंड जो आपका जो करंट है वो एक्स एक्सिस में है, एंड ये जो है ये लीनियरली शो हो रहा है, मतलब ये आपका जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, स्ट्रेट लाइन इसीलिए आ रहा है क्योंकि वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई से। समझ में आ रही है? यदि आप करंट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो आपका करंट भी बढ़ेगा, ये लीनियरली वेरी होगा। ओके, तो यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो, मान लो ये पोटेंशियल डिफरेंस आपने यदि 2 कर दिया तो आपका करंट भी 2 हो जाएगा, यदि आपने ये 4 कर दिया तो ये भी 4 हो जाएगा। समझ रहे हो? ये हर पॉइंट पे इसके जो वैल्यूज होगा सेम होगा, तो इसीलिए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ओके ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का, किसी भी कंडक्टर का। कंडक्टर मीन्स जानते होगे ना कि जिसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। सो तो कंडक्टर जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है आपके कंडक्टर का, जो रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से। ठीक है, कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो को रोकने की कोशिश करे, रेजिस्ट करे, कोशिश करे। ओके, सो दैट इज कॉल्ड आपका रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला क्या है आपका, जानते ही हो रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, योर फॉर्मूलाज। ओके,
ये आप यहाँ नोट कर लो, फॉर्मूला सभी के सभी नोट कर लो। इसका यूनिट होता है आपका ओम, एंड वी कैन डिफाइन 1 ओम। अपनी 1 ओम हमने पीछे ही डिफाइन किया, यहाँ पे भी डिफाइन कर दिया मैंने, आप इसको देख लेना। ये 1 ओम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब यहाँ पे देखो, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कॉज ऑफ अ रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर। हाँ, जो रेजिस्टेंस होता है आपके कंडक्टर में वो क्यों होता है, उसका कारण क्या है, ठीक है। जो फ्लो होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर में इज इलेक्ट्रिक करंट। आप देखो, अब जो फ्लो होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुआ, तो आपने कहा कि आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है कंडक्टर में। द पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑफ कंडक्टर क्रिएट अ हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो देखो, अब जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होगा कंडक्टर का, वो क्या करेगा, हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। वो एक एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन उसके वे में, इलेक्ट्रॉन के वे में क्या करेगा, क्रिएट करेगा। वो क्या, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, बिकॉज द ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। क्योंकि आप जानते ही हो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा, जो पॉजिटिव वाले जो होंगे, जो नहीं, जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे, वो क्या करने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। दिस हिंड्रेंस इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही जो है, इसी की वजह से जो है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी में या फिर आपके कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, जो क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है, कम करने की, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रोकने की कोशिश करता है। अब जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में कि ये है, ठीक है, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। किस किस फैक्टर पे, किस किस फैक्टर पे आपका जो रेजिस्टेंस है, आपका जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, किसी भी कंडक्टर का, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कौन कौन से फैक्टर पे। तो सबसे पहला फैक्टर है, आप देखो कि रेजिस्टेंस जो है किसी भी एक मेटेलिक कंडक्टर ले लो, मेटेलिक वायर ले लो, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ से। यानी आपका मान लो ये है आपका कंडक्टर, तो इसका कितना लेंथ होगा इस पर डिपेंड करेगा आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। इस पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, मीन्स आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से, ठीक है, उसके जो एरिया होता है उसके क्रॉस सेक्शन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, समझ रहे हो। सो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/a, समझ रहे हो एरिया के। तो अब जब इन दोनों इक्वेजन को, 1 इक्वेजन है, ये 2 इक्वेजन है, और इन दोनों इक्वेजन को आप क्या करोगे, इक्वेट करोगे, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल से आपका जो कंडक्टर है वो बना हुआ है, नेचर क्या है मटेरियल का, उस पर भी डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। इन दोनों को आप इक्वेट करोगे तो आपको मिल जाएगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल/a। अब यहाँ पे एक जो प्रोपोर्शनैलिटी चिन्ह है वो हटेगा, एंड आर इज इक्वल्स टू रो आएगा यहाँ पे अपॉन ए। अब यहाँ पे ये जो रो है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी। ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी, जो कि एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है फैक्टर में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, एंड ये आपका रेजिस्टिविटी हो गया, एंड ये आपका इक्वेशन हो गया। एंड यहाँ पर ये प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह मुझे मिल नहीं रहा था, क्योंकि मैं मोबाइल से ही आपका सब पूरा एक ये जो पीपीटी बनाता हूँ मोबाइल से, तो इसीलिए प्रोपोर्शनैलिटी चिन्ह मुझे मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने ये पे लिख के मैंने फिर यहाँ पे वो कर दिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वेयर आर इज रेजिस्टिविटी दैट इज कॉन्स्टेंट। ओके, सो चलते हैं अपने रेजिस्टिविटी की तरफ। रेजिस्टिविटी क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, जो होता है आपका क्यूब ऑफ अ मटेरियल में, ऑफ अ साइड 1 मीटर, एंड व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस इट्स असाइंड ऑफ इज ओम मीटर। अब इसका देखो, जो रेजिस्टिविटी आपने बता दिया, ये डिफाइन होता है जो रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस आपको ऑफर्ड होता है क्यूब ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ साइड, जिसका देखो, अब एक मान लो ये क्यूब है, इस क्यूब के जो आपका अब इस क्यूब के जो जितना भी, मतलब जितना भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये क्यूब, जिसका साइड 1 मीटर है, जब करंट इसमें फ्लो होगा परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस, देखो, सॉरी, हाँ, ये देखो, ये जब बन गया, इसमें से जब करंट यहाँ से पास होगा, परपेंडिकुलरली पास होगा, मतलब 90 डिग्री पे, तो परपेंडिकुलरली पास होगा तो उसके अपोजिट फेसेस पे, तो क्या होगा, तो जब उसका जिस मटेरियल का 1 जिसका 1 मीटर जिसका साइड है, तो जितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा उस समय वो क्यूब, तो उसको क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। ओके, तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। इसका जो एसआई यूनिट है ओम मीटर है, ओम मीटर है इसका एसआई यूनिट। अब कैसे है बताऊँ मैं, चलो बता देता हूँ। आर इजकल्स टू रो एल अपॉन ए, जानते हो,
ये आप रजिस्टिविटी निकाल रहे हो, रजिस्टिविटी निकाल रहे हो, तो ये हो जाएगा क्या, आर ए अपॉन में एल, समझ रहे हो, ये आर ए अपॉन में एल हो गया। सो दिस इज, तो ये हो गया आर ए अपॉन एल, दिस इज रजिस्टिविटी। तो ये पर रजिस्टिविटी क्या हो गया, आर मीन्स ओम, इसमें मतलब मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो गया मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, दैट इज मीटर, तो ओम मीटर हो गया इसका आपका, इसके एसआई यूनिट। ओके, इसकी एसआई यूनिट हो गया। अब रजिस्टिविटी आर ए अपॉन एल हो गया, से हो गया रजिस्टिविटी, उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। रजिस्टिविटी जो होता है वो डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे, आपके मटेरियल ऑफ द कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करता है रजिस्टिविटी। ओके, सो मटेरियल जिसका रजिस्टिविटी यदि 10 से 8 ओम होगा, जिसका रजिस्टिविटी 10 से 8 ओम होगा, ओम मीटर होगा सॉरी, तो से 10 to 8 ओम मीटर से लेके 10 to 6 ओम मीटर होगा, वो कंसिडर होगा गुड कंडक्टर। कभी कभी आता है व्हाट डू मीन बाय गुड कंडक्टर, या फिर कंडक्टर का मतलब क्या होता है, तो आप लिख सकते हो कंडक्टर का मतलब होता है कि जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके, और ये लाइन भी आप कोट कर सकते हो, तो उसमें उससे क्या होगा, एग्जामिनर को एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप ये लाइन कोट कर सकते हो यहाँ से कि जिस मटेरियल का रजिस्टिविटी इस रेंज में होता है, या इस ओम मीटर से लेके इस ओम मीटर तक, तो उस वो क्या कहलाएगा, गुड कंडक्टर कहलाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रजिस्टिविटी। अब यहाँ पे आता है कि आपका रजिस्टर क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय रजिस्टर। आपने ये देखा, ये देख रहे हो फिगर, ये फिगर आपका रजिस्टर है, आपने ये कहीं ना कहीं देखा ही होगा, अपने घर के अप्लाइंसेस में देखा होगा, या फिर अपने देखा होगा, मुझे उम्मीद है देखा होगा। तो एक कंपोनेंट होता है जो कि यूज होता है रजिस्ट करने के लिए, रजिस्ट मतलब उसको जो इलेक्ट्रिक करंट को रोकने के लिए, ठीक है, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट में इज कॉल्ड रजिस्टर। आप देखो रजिस्टर को यूज क्यों किया जाता है, रजिस्टर को एक सर्किट में यूज किया जाता है मान लो, तो ताकि क्या हो सके, उसको क्या हो सके, उसका इलेक्ट्रिक करंट, ताकि उसका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रोक सके, कम कर सके, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यदि ज़्यादा आपकी बिजली भी आ जाता है ना, तो वो क्या कर सकता है, उसको रजिस्ट कर लेता है, तो उससे दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है कौन, आपका रजिस्टर। एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में देखो, रजिस्टर्स कैन बी यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट। आप यदि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखो रजिस्टर का, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, या तो इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो आप इलेक्ट्रिक करंट को। ज़्यादातर आपके अप्लाइंसेस में, आपके होम अप्लाइंसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को डिक्रीज करने के लिए रजिस्टर यूज़ किया जाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड रजिस्टर। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। आप किस किस तरीके से रजिस्टर्स को, जो आपने देखा है इसको इस तरीके से बनाते हैं, तो रजिस्टर्स को किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। एक तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक आपका क्या हो सकता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो आपका जो सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी कि आप रजिस्टर को क्या कर सके हो, सीरीज वाइज, यानी कि एक रजिस्टर खत्म हुआ, अब यहाँ से दूसरा रजिस्टर जोड़ के आप इस तरीके से इसको कंटिन्यू कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन मीन्स समथिंग आपने पैरेलल पढ़ा होगा, इस तरीके से ये रजिस्टर्स यूज हुए हैं, एंड ये इस तरीके से, एंड देन आपका ये इस तरीके से यूज हुए हैं, एंड देन आपके ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया रजिस्टर का। ओके, सो रजिस्टर इन अ सीरीज क्या होता है, व्हेन रजिस्टर्स आर ज्वाइंट फ्रॉम एंड टू एंड। जब मैंने ऐसे ही बताया, जैसे एग्जांपल बता दिया था आपको, एंड टू एंड जैसे जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, जो रजिस्टर है आपके सीरीज में जोड़ा गया, इट इज कॉल्ड इन सीरीज। इन द केस द टोटल रेजिस्टेंस जो होगा आपका, टोटल रेजिस्टेंस होगा सिस्टम का, पूरे सिस्टम का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रजिस्टर्स इन द सिस्टम। मान लो कि ये आपका एक कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये पूरे टोटल जो सिस्टम है उसका जो रेजिस्टेंस होगा R होगा, वो बराबर होगा इस इक्विवेलेंट रेजिस्टर से, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से सो ऑन, ठीक है, ये होगा। तो ये हो गया आपका रजिस्टर्स इन सीरीज। अब यहाँ पे ये एक डेरिवेशन है, और ये डेरिवेशन एग्जाम में आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो ये देखो यहाँ पर जो रजिस्टर्स है, यहाँ पर रजिस्टर को जोड़ दिया गया है एंड टू एंड यहाँ पर सीरीज में, एंड इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 है, V2 है, V3 है, सबका अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द 3 रजिस्टर्स के बीच में। यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, यहाँ पे एक सेल है दैट इज ओपन, दैट इज यहाँ पर एक बैटरी ले लिया गया है, यहाँ पे एक पूरा बैटरी ले लिया गया है, एक कॉम्बिनेशन ले लिया गया है। अब देखो यहाँ पे रजिस्टर्स को जोड़ दिया गया है एंड टू एंड। ओके, सो दिस इज ए सर्किट,
सर्किट बना दिया गया है। यहाँ पे करंट, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, समझ रहे हो। सो यहाँ पर हमने 3 रजिस्टर लिया है, R1, R2 और R3, ठीक है, जिसको कनेक्ट किया है सीरीज़ में। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा यहाँ पे ए से बी के बीच में, वो तो पूरा बी ही होगा, पूरा वी होगा। लेकिन यहाँ पर अक्रॉस द रजिस्टर्स क्या होगा, वेरी करेगा, V1 V2 V3 होगा। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 R2 R3 दैट इज V1 V2 V3 हो जाएगा। करंट फ्लोइंग, कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट तो आई फ्लो होगा, करंट टोटल करंट तो आई फ्लो होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना, पहले तो देखो कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना फ्लो होगा। V इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका V1 V2 V3, इस तरीके से, ठीक है। एंड उसके बाद आता है आपका अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हमने क्या देखा, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, मीन्स V1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा IR1। आई तो कांस्टेंट ही होगा आपका, एंड R1 यहाँ पे बदलेगा क्या, R1। देखो करंट तो भैया यहाँ पे जितना R में जाए, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, क्योंकि सीरीज में है। और सीरीज में जो आपका करंट होता है वो सेम जाता है, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे आर एस हो गया, मतलब आर एस मीन्स टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे V इज इक्वल्स टू आई आर एस, मीन्स R इज इक्वल्स टू अपने V अपॉन आई पर आए, एंड ये जाएगा तो आर एस आई, यानी आई तो आपका कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो फ्रॉम द इक्वेशन 1, 2 और 3 से देख रहे हैं हम, 1, 2 और 3 से ले रहे हैं V वाला इक्वेजन एंड V1 वाला इक्वेजन एंड आपका V फिर से V वाला इक्वेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा IR1, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरीके से डिस्प्लेस किया है ये देखो आप। अब ये जो V है ना, देखो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे देखो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 आपको पता है ना IR1 होगा, V2 आपको पता है IR2 होगा, V3 आपको पता है IR3 होगा। तो यहाँ पे V1 V2 V3 की जगह क्या सब, ये सब पुट कर दिया। जब ये सब पुट कर दिया आपने तो आपको क्या मिला, V इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, समझ रहे हो। अब यहाँ पे V जो है आपको पता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, IRS, मीन्स करंट एंड आपका पोटेंशियल डिफरेंस टोटल में जितना होगा। तो यहाँ पे I आप सब में से कॉमन लेके काट सकते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका डिराइव्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब रजिस्टर जो है कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, द करंट जो होता है फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इन द सेम, ये आपको समझने की कोशिश करना है कि जब आपका रजिस्टर कनेक्ट होता है सीरीज में तो आपका जो करंट फ्लो होता है ईच रजिस्टर से, यानी कि प्रत्येक रजिस्टर से, वो सेम होता है। इसमें करंट सेम होगा, पैरेलल वाले में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है, ऑफ द टोटल करंट का। तो ये समझने की कोशिश करना, यहाँ पर ये याद रखना कि जो करंट होगा वो आपका सेम होगा सीरीज वाले में। अब रजिस्टर जो पैरेलल में जुड़ता है, मान लो इस तरीके से, ओके। सो ये आपका रजिस्टर है पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ओके। सो ये है आपका, मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, यहाँ से करंट आई जा रहा है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम ही होगा, दैट इज V होगा, ओके। सो व्हेन रजिस्टर्स आर ज्वाइंड इन पैरेलल, द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस, मतलब वन, इसका जो इक्वेशन आएगा ये हो जाएगा, ठीक है, और एंड सो ऑन। सिस्टम इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा, टोटल रेजिस्टेंस का जो उल्टा हो जाएगा पूरे सिस्टम का, इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑल द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस होगा आपका पैरेलल में किस तरीके से कॉम्बिनेशन में जुड़ेगा। तो ये आपका ये डायग्राम हो गया, आपका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है V है, एंड यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर से सेम, मैंने क्या बोला था, वोल्टेज यहाँ पे सेम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि सेम रहेगा अप्लाइड वोल्टेज में, ठीक है। टोटल करंट कितना होगा, I होगा। अब यहाँ पे देखो, उस वाले रजिस्टर में क्या होता है, करंट सेम होता है, बट यहाँ पर जो आपका करंट जो है, इस अप्लायंसेस को I1 जाएगा, इस अप्लायंसेस को I2 जाएगा, इस वाले रजिस्टर्स को I3 जाएगा, इस तरीके से करंट डिवाइड होता है यहाँ पर। तो करंट तो I हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I तो आप जानते हो क्या होता है, अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इक्वल्स टू V अपॉन आई। अब यहाँ पे V तो कांस्टेंट है, अब यहाँ पे R क्या होगा, R1 हो जाएगा, और I क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, R1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे I क्या हो जाएगा, I1 क्या हो जाएगा आपका, V अपॉन R1। इस तरीके से हमने ये वाला इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि आपका जो टोटल करंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका जो टोटल करंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस और आपके टोटल
रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो दैट इज आर पी। यहाँ पे आर पी जो लिखा है ना, यहाँ पे आर पी मतलब पैरेलल, और वहाँ पे आर एस जो लिखा हुआ था सीरीज। ठीक है, तो ये आपका ये इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे ये आपको रखना है कि पैरेलल वाले में आपका क्या होगा, वोल्टेज यानी कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, और उस वाले में क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस सेम होगा। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो लेस देन होता है इसमें ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है। आपको पता है कि यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा ना, ये इक्विवेलेंट होगा, वो लेस, पूरे जो टोटल का रेजिस्टेंस होगा वो लेस होगा। ठीक है, एक रजिस्टर से जो वैल्यू होगा वो पूरे टोटल रजिस्टर से वो कम होगा। ओके, सो दिस इसीलिए हम लगाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अपने घरों में, हमारे जो घर में जो कॉम्बिनेशन लगा होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा होता है। देखो, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इस तरीके से लगता है, यानी कि यदि एक में डिफॉल्ट आया, एक यदि खराब हुआ, इसमें एक यदि वोल्टेज में एक यदि करंट ज़्यादा, एक में यदि करंट ज़्यादा आ गया तो इसमें भी जाएगा, और ये दोनों ही काम करने बंद कर देंगे, दोनों बल्ब। लेकिन यदि पैरेलल वाले में क्या होता है, यदि एक डिफॉल्ट हो गया या फिर एक क्या होगा, आपका शॉर्ट सर्किट हो गया एक का, तो दूसरे में कोई भी असर नहीं होता इस तरीके से। तो एडवांटेज क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का सीरीज कॉम्बिनेशन से, कि सीरीज सर्किट में जब एक कंपोनेंट यदि आपका फेल होता है, मैंने जैसे बताया, तो आपका जो अदर सर्किट भी ब्रोकन हो जाता है, एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स, कोई भी काम ही नहीं करता। समझ रहे हो, और डिफरेंट एप्लायंसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट। अब यहाँ पे एक और भी बात है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अब यहाँ पे जैसे आपका मतलब मान लो कि आपके घर में होगा क्या, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर होगा, और आपके घर में क्या होगा, आपके घर में बल्ब भी होगा, तो बल्ब का जो रिक्वायरमेंट है करंट का वो कम होता है एज कम्पेयर टू रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर को ज़्यादा करंट चाहिए होता है। तो डिफरेंट अप्लायंसेस को क्या होता है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट होता है करंट का। दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज। अब सीरीज में तो सबका करंट सेम ही जाएगा, बट आपका जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो जो आपका करंट जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट जाएगा। सो दैट वी कैन, हम क्या करते हैं, हम चूज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन के। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है पैरेलल सर्किट में वो डिक्रीज होता है, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो आपको क्या मिलेगा, एक इफेक्टिव करंट मिलता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्ट करता है करंट, फ्लो ऑफ करंट को। सो दैट इज वाई। ओके, सो अब पढ़ते हैं हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये हम जब मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन दिया था यानी कि 2018 में, तब ये आया हुआ था। ओके, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जो रजिस्टर्स होता है, जब रजिस्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो कितना, यदि वो हीट होगा तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होता है, हीटिंग जो प्रोड्यूस होता है वो क्या हो, मतलब किस तरीके से, किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके बराबर होता है। ठीक है, तो व्हेन करंट फ्लो, जब करंट फ्लो होता है, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, एंड जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है आपको पता है, एंड व्हेन दे मूव दे कोलाइड विथ ईच अदर। क्या करते हैं, जब वो मूव करेंगे क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। समझ में आ रहा, टकराएंगे एंड विथ ईच अदर से, एंड जब वो टकराएंगे तो क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे। जब हीट प्रोड्यूस होगा तो किस पे डिपेंड करेगा, जो हीट प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा आपका दैट इज स्क्वायर ऑफ करंट पे। हीट जो होगा, वो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो आपका डिपेंड करेगा किस पे, स्क्वायर ऑफ करंट पे, दैट इज आई स्क्वायर पे, एंड आपका जो रेजिस्टेंस पे और आपका टेम्परेचर पे। तो इसी को सबको मिलाकर यहाँ पर ये बना दिया गया है, दैट इज एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, दैट इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कह सकते हैं उसको। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ओके, यू नो दैट, हम जानते हैं जो नाइक्रोम का वायर होता है वो यूज होता है आपका हीटिंग डिवाइस में, एज अ हीटिंग डिवाइस यूज होता है। एंड द रीजन इसीलिए है क्योंकि जो नाइक्रोम वायर है इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इसमें आपको हीटिंग डिवाइस में इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। ये कभी कभी पेपर में आता है कि वाई नाइक्रोम वायर इज यूज्ड इन हीटिंग डिवाइसेस। सो यहाँ पर क्योंकि इसके जो ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, और ये जो है वो बर्न भी नहीं करता इवन हाई टेम्परेचर पे, यानी कि ये यदि ज़्यादा टेम्परेचर होगा तब भी ये क्या होगा, बर्न नहीं होगा। यानी कि ये आपको जो नाइक्रोम का वायर होता है वो जलता नहीं है, मतलब क्या होगा, वो खराब नहीं होगा। इट हैज़ अ हाई कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन का हाई कॉफिशिएंट होता है, आप इतना ही जान लो। 12th क्लास में आप, 11th क्लास में आप डिस्कस बहुत ही इंपॉर्टेंट आप इसको लीनियर कॉफिशिएंट क्या होता है आप इसके बारे में पढ़ोगे। ओके, तो ये 3 पॉइंट होते हैं कि नाइक्रोम वायर को क्यों यूज़ किया जाता है ओवर आपके अदर वायर से। तो हम डिस्कशन करते हैं पावर के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय पावर। तो पावर जो होता है, जैसे ये देखो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसका पावर क्या है, हम कहते हैं ना बेसिकली इसका पावर, यार ये बहुत पावर से जल रहा है। ठीक है, तो क्या होता है पावर का मतलब, ये पावर जो होता है वो मेंशन किया जाता है ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए मेंशन किया जाता है, हम बोलते हैं सभी अप्लायंसेस के लिए। ठीक है, ये पावर ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं बोलते हैं ना। सो हम क्या डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क,
कि क्या रेट है, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क, कितना रेट है वर्क करने की कैपेसिटी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पावर, और वर्क दैट इज कॉल्ड पावर, सॉरी। एंड पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वाट, WHAT, वाट वाला वाट नहीं, दैट इज वाट, ठीक है, जिसका सिंबल होता है W। ओके, सो इसका जो एसआई यूनिट समझ गए, एंड इसका फॉर्मूला जो होता है P इज इक्वल्स टू W/T, ठीक है, इसका डिराइव्ड फॉर्मूला भी पढ़ोगे, ऐसे यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो पावर इज इक्वल्स टू होता है क्या, वर्क अपॉन टाइम, ओके। एंड वर्क अपॉन टाइम से इसका जो मतलब जो आपका वैल्यू आ जाता है, यूनिट आ जाता है, जूल पर कूलम्ब आ जाता है। अब सबसे बिगर यूनिट जो है पावर का, दैट इज किलोवाट, और 1 किलोवाट कितने बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर होता है, ओके। एंड मेगावाट, 1 मेगावाट इज इक्वल्स टू वन वन स्टैंड, एक दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इनकी 10 लाख वाट्स के बराबर होता है, ओके, समझ रहे हो। और यहीं पे इस तरीके से ये पावर की कुछ बिगर यूनिट्स दे रखी है, ओके। जैसे 1 हॉर्स पावर क्या होता है, 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर, HP जो होता है आपका 746 वाट होता है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, 1 हॉर्स पावर और ये 1 किलोवाट, ये दो इंपॉर्टेंट है, ओके। अब इसके जो फर्दर यूनिट जो डिराइव्ड हुआ है वो हुआ है P इज इक्वल्स टू V/I, ठीक है। P इज इक्वल्स टू V/I, और आप यदि P इज इक्वल्स टू V/I पावर का फॉर्मूला है, और यदि आप क्या करते हो इसमें R इज इक्वल्स टू V/I वाला जो यूज़ करते हो, दैट इज V का जो फॉर्मूला है इसको I/R यूज़ करते हो, तो आपको मिल जाता है P इज इक्वल्स टू I²R, दैट इज योर थर्ड डिराइव्ड फॉर्मूला। एंड आपको यदि P इज इक्वल्स टू V/I के बदले आप क्या करते हो, यहाँ पे R इज इक्वल्स टू V/I, यानी कि I को रखते हो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा V²/R। तो ये आपको 3 फॉर्मूला मिल जाता है अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल। यू हैव टू यूज ऑल दीज, ओके। सो आपको न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग आप इन तीनों को यूज करते हो, ओके। सो हम जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्यूज। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि फ्यूज उड़ गया, वर्ड क्या इसका मतलब क्या होता है, फ्यूज उड़ गया। तो फ्यूज उड़ गया आपका सेफ्टी डिवाइस ही मतलब हो गया। तो आपका ये जो सेफ्टी डिवाइस होता है ये लगाया जाता है, आपने देखा होगा इस तरीके से होता है, और ये लगाया जाता है किसी भी मतलब आपके आपने देखना होगा अपने घरों में, बोर्ड में देखना, जो बोर्ड होगा लगा हुआ उसमें, जिसमें आप चार्ज करते हो मोबाइल या फिर अपने आप जो स्विच विच लगा होगा ना, उसके बोर्ड के जो उसमें वो एक फ्यूज होता है, ठीक है। वो एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को इन शॉर्ट सर्किट से, ओवरलोडिंग। यदि ओवरलोडिंग हो जाता है और यदि आपका शॉर्ट सर्किट को होने लगता है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है आपके अप्लायंसेस को ख़राब होने से। फ्यूज जो होता है वो बनता है आपके प्योर टिन और एलॉय से। आपने एलॉय के बारे में पढ़ा होगा ना, कि 2 से ज़्यादा मेटल को मिला के एलॉय बनाया जाता है। तो जो आपका फ्यूज होता है ना, वो बनता है या तो आपके प्योर टिन से बनाया जाएगा या तो प्योर एलॉय से बनाया जाएगा, ओके। फ्यूज जो ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर यानी कि जो आपका वायर डायरेक्ट जो खंबा से आ रहा है उससे डायरेक्ट से जुड़ा होता है, और वो भी सीरीज में जुड़ा होता है उसके साथ, ओके। सो जो फ्यूज होता है उसका हाई लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसको आप आसानी से पिघला सकते हो। करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर, जो करंट कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है देन दैट ऑफ अप्लायंसेस से। फ्यूज की जो करंट की कैपेसिटी होती है लेने की, ओके। सो व्हाट यू मीन बाय एमीटर, ये एमीटर इस तरीके का कुछ डिवाइस होता है जो आपने 12th क्लास में जब लैब जाओगे फिजिक्स के उसमें देखोगे, और इसको यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा, यानी कि मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर, इस तरीके का आप क्या करोगे, आप एक्सपेरिमेंट भी करोगे, ओके। तो ये हो गया आपका क्या, अभी तो कुछ नहीं है ऐसा मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर से, तो आपको तो 12th में ही मिलेगा यदि आप लेते हो, साइंस ऑप्ट करते हो तब, ओके। यदि आप अदर सब्जेक्ट अदर स्ट्रीम चूज करते हो तो देन यू विल नॉट बी एबल टू सी इट, ओके। सो ये हो गया आपका, इस तरीके से कुछ बनाया जाता है आपके रफली, लेकिन एक्चुअली डायग्राम ये है, ओके। सो वो एमीटर क्या होता है, ये एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए काम आता है, ओके। सो ये एक डिवाइस है, ये कनेक्ट होता है सीरीज में, और इसका जो होता है लो रेजिस्टेंस होता है। दिस इज ऑल अबाउट, आप इसके बारे में पढ़ लेना डिटेल में, यहाँ पे दे रखा है मैंने, ओके। तो चलते हैं अपने वोल्ट मीटर की तरफ। वोल्ट मीटर भी कुछ इस तरीके से एक डिवाइस होता है जो अभी आप यूज करोगे मीटर विच पोटेंशियोमीटर में इन योर क्लास 12। इफ यू नॉट ऑफ द साइंस स्ट्रीम देन यू नॉट बी एबल टू सी इट, ओके। इस तरीके से कुछ बनाया जाता है, इसको आप फिगर में आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे वोल्ट मीटर में बताया कि पैरेलल जोड़ता है, तो यहाँ पे पैरेलल जोड़ दिया गया है, ठीक है। और इसको क्या, इसका क्या होता है,
ठीक है। और ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज़ होता है पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए। ओके, सो अब यहाँ पे न्यूमेरिकल है, ये जो आप ये ट्राई करना, यदि आपको ये ना है तो आप बता देना कि यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, मैं बता देता हूँ कि यहाँ से ए से पॉइंट ए आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है कि कितना होगा ए से लेके बी तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, ये जो है ये सेक्शन जो है, यानी कि मान लो ए से लेके यहाँ पे पॉइंट दे दो सी, यहाँ पे ए से सी तक ये क्या है, ये तीनों क्या है, पैरेलल में, यानी कि 1/r वाला फॉर्मूला लगेगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यहाँ से आ जाएगा, एक वैल्यूज आ जाएगी आर की। अब यहाँ पे ये जो है ये सीरीज में हो जाएगा। अब जब ये यहाँ से तीनों वैल्यूज ले आओगे तो ये क्या होगा, जितना भी आएगा ये क्या होगा, इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। और जब इस दोनों को भी इससे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो क्या है, मान लो यहाँ पे डी पॉइंट दे दो, डी से बी तक भी ये क्या है, पैरेलल में है, तो जब वही वाला फॉर्मूला लगा के अब ये भी क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। अब ये तीनों जब सीरीज में हो जाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके निकाल सकते हो ना। तो मैं एक पूरे सेशन रखूँगा कि सिर्फ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल करिए, उसमें मैं आपका सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा जो आपके बोर्ड में आते हैं। ओके, तब तक के लिए आप ये वाला करके बताओ, इसका आंसर क्या होगा आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, तो मैं बता दूंगा आपको कि आपका आंसर सही है या गलत। ओके, टिल देन बाय बाय, एंड ये आपका चैप्टर खत्म होता है। इसका फुल पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू हैव टू चेक दिस इन, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक it, then please subscribe my YouTube channel, that is Sankar Misra Educational Channel. And if you have any queries, then feel free to ask on my Instagram, that is Sankar Misra 9897. ठीक है, thank you, best wishes for your examination, for your kind of preparation. Okay, so इसके सबके लिए all the best, and hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो। एंड यदि आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ अपने इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर